हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 लाइफ प्रोसेस या जैव पराक्रम। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। बच्चों, तो चलिए बच्चों, रेस्पिरेशन या श्वसन अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन को। तो बच्चों, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि रेस्पिरेशन क्या करता है। हमारे फूड का ऑक्सीडेशन करके रिलीज करता है एनर्जी को लिविंग सेल्स में, यानी जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का जो काम करने का कार्य करता है वो खाद्य के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है बच्चों। अब रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस में होता है दो स्टेप्स में होता है बच्चों, जिसमें पहला है ब्रीथिंग, जो कि नाक से लिया जाता है। दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी एक हो गया श्वास लेना और एक हो गया कोशिका द्वारा सांस लेना। अब जो यूनिसेलुलर की अगर जब बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पूरी की पूरी कोशिका से ही श्वसन कर लेता है। इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल्स, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। यानी इसमें कोशिका में ऑक्सीजन हवा से लेना, भोजन को जलाकर ऊर्जा जारी करना और इसका उपयोग करना, और फिर शरीर से अपशिष्ट उत्पादों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को निकालना शामिल होता है बच्चों। अब बेसिक जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है बच्चों, द एटीपी molecules produced during respiration used for other endothermic reaction in the cell। यानी श्वसन के दौरान उत्पन्न एटीपी अणु का उपयोग कोशिका में अन्य एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाता है। अब जो हायर एनिमल्स होते हैं बच्चों, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें सप्लाई जो होता है वो कैसे होता है बच्चों, पूरी की पूरी श्वसन प्रणाली द्वारा। और जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे होती है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों प्लांट रेस्पिरेशन की या पादप श्वसन की। तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट्स आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एज मोर सेल कॉन्टैक्ट विद एयर। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है, अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं, जो आपके पौधे होते हैं उसमें वह हवा के संपर्क में रहती है। और यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो क्या करता है, रंध्र जिसे बोलते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या करता है, O2 का इंटेक करता है ड्यूरिंग डे टाइम और CO2 को O2 को प्रोडक्शन करता है, सॉरी O2 का प्रोडक्शन करता है बच्चों, CO2 को अपने अंदर लेता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है तो CO2 ही रिलीज होती है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों जानवरों की या फिर जो जंतु हैं उनकी। तो एनिमल्स इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर इंटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म रेस्पायर्ड by most cuticle, aquatic animals respired by gills, reptiles, birds, mammals respired by lungs are few examples of respiratory organ। यानी अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनमें अलग अलग ऑक्सीजन लेने के लिए अंग विकसित होते हैं। जैसे केचुआ में क्या होता है, जो उसकी अधिकांश झिल्ली होती है वो उसका काम करते हैं सांस लेने का। जो जलीय जो जानवर हैं उनमें क्या होता है, गिल्फार्ड जिसे गिल्स कहते हैं वो होता है बच्चों। जो सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी है, वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन का काम करते हैं। ये सारे के सारे श्वसन के अंग है बच्चों। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है उसी का उपयोग करते हैं, जिस वजह से क्या हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स को तेजी से सांस लेना पड़ता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है एयर के कंपैरिजन में वाटर में यानी पानी में वो काफ़ी कम होती है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन के प्रकार की। तो ये दो तरह का होता है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि किसकी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसे हम वैवीय श्वसन कहते हैं बच्चों। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस में होता है, जो अवैवीय श्वसन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज टूट करके 36 एटीपी बनाता है। यहाँ पे ग्लूकोज टूट करके बच्चों 2 एटीपी बनाता है। ठीक है बच्चों, ये इसका बेसिक डिफरेंस है, यानी एक में 36 एटीपी बनेंगे, एक में 2 एटीपी बनेगा, एक में इथेनॉल भी बनेगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बच्चों। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। ये एक चार्ट भी दे रखा है जिससे आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जलता है, यानी अपना काम रेस्पिरेशन के थ्रू करता है शुरू, तो उसमें पायरुवेट बनता है। ठीक है बच्चों। अब 3 तरीके से इसे समझ सकते हैं हम, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसा कि ईस्ट में होता है, इथेनॉल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कुछ ऊर्जा निकल गई।
अब ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल बन गया, ऊर्जा बन गई। और एक हो गया बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ ऊर्जा बन गई बच्चों। फिर आती है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र की संरचना है। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले नोज या माउथ, जो कि क्या करता है, जो हवा है उसे गर्म करने का गले के अंदर और फिल्टर करने का काम करता है बच्चों। फिर है ग्रासनी या फिनिक्स, ये क्या करते हैं, भोजन और वायु एक साथ श्वास नली से एक ही साथ मार्ग पे आती है तो उसे कंट्रोल करने का काम करती है। फिर आती है बच्चों लिनिक्स, जो कि स्वर तंत्र भी कहते हैं, स्वर रज्जु या का स्थान होता है। फिर आता है बच्चों ट्रैकिया या विंड पाइप जिसे कहते हैं, जिसे वायु नली भी कहा जाता है। ये क्या करती है, वायु मार्ग को खुले रखने के लिए संरचना होती है, हवा को फिल्टर करने के लिए सीलिया के साथ पंक्तिबद्ध होती है, यानी सीलिया इसमें फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिर आता है बच्चों ब्रोंकाई, जिसमें 2 ब्रोंकाई होती है और एक ब्रांच टू लंग्स ये पहुंचाता है, यानी प्रत्येक फेफड़ों में इसकी एक शाखा होती है बच्चों। फिर क्या करता है बच्चों लंग्स, दैट हैव ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई एंड एल्वेलाई, एयर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर, यानी फेफड़े जिसमें ब्रोंक्यूल्स यानी ब्रोंकाई की छोटी शाखाएं होती हैं और एल्वेली वायु थैली जहां गैसों का विनिमय होता है। ठीक है। अब जो डायफ्राम है बच्चों, वो क्या करता है, जो पसली के ऊपर जो पिंजरा होता है या रिब केज जो होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है लंग्स में ऑक्सीजन को भरने में और निकलने में, यानी फेफड़ों में ऑक्सीजन की हवा भरने में वो मदद करता है बच्चों। अब जब ह्यूमंस की हम बात करते हैं बच्चों, तो ह्यूमंस की जो ये चीज़ होती है वो शुरू होती है नोस्ट्रल से, यानी नाक से शुरू होकर के ये जाती है धीरे धीरे, क्या होती है, नीचे की साइड में फाइन जो एयर पैसेज होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, वो नीचे की साइड में जाना शुरू होती है। अब जब ये गले से नीचे होती है तो जो हमारा श्वास नली है उसी के साथ साथ हमारी भोजन की नली भी जुड़ी हुई होती है, तो उसमें ये एक बेसिक एक्सचेंज का काम करता है ताकि दोनों में से कोई एक चीज़ ही एक टाइम पे वहाँ पे जाए बच्चों। फिर क्या करता है बच्चों, जो लंग्स के अंदर पैसेज होता है वो स्मॉलर और फाइन पार्टिकल्स को एल्यूविलर में एक्सचेंज करने के लिए काम आता है बच्चों। फिर आखिरी में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो वाल्स ऑफ एल्यूआई होती हैं वहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी वहाँ पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है जो हमारी नसें होती हैं उनके द्वारा ये बाकी जो हिस्से हैं ऑक्सीजन की सप्लाई की आपूर्ति की ब्लड के द्वारा हो जाती है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स जो हैं वो उठती हैं और वापस बैठती है डायफ्राम के कारण, और जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन होने का हमें आभास होता है बच्चों। अब जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेकर के आता है, सेम वैसे ही प्रोसेस से क्या होता है, लंग से ओलिवलाई होते हुए और फिर ब्लड से होते हुए और नाक से होते हुए हमारे वापस निकल जाता है कोशिकाओं से बच्चों। अब इसमें एक बेसिक चीज़ जो है वो ध्यान रखने वाली है कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग लंग्स ऑलवेज कीप ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी सांस लेने के दौरान फेफड़ों में हमेशा हवा का अवशिष्ट आयतन बना रहता है जिसमें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, यानी कि कुछ मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में या हवा है वो हर वक्त उसमें मौजूद रहती है बच्चों। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों कि इन लार्ज एनिमल डिफ्यूजन अलोन नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस, यानी जो बड़े जानवरों में उसमें केवल प्रसार गैसों के परिवहन के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा क्यों है बच्चों, तो होता यह है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस की खाल बेसिक बात करें तो वो कैरिंग कैपेसिटी प्रदान करता है, यानी परिवहन करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब when the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead of respiratory pigment takes up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it to human beings. The respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This is present in the red blood corpuscles, यानी कि जब जानवरों में शरीर का आकार बड़ा होता है तो अकेले प्रसार दबाव शरीर से सभी हिस्सों में ऑक्सीजन वितरण की क्या करता है, कैपेसिटी नहीं रखता है, तो इसलिए श्वसन के द्वारा फेफड़ों में हवा में ऑक्सीजन लेते और छोड़ने के लिए और उन्हें उत्तकों तक पहुंचाने के लिए, कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन की कमी न हो उसके लिए
एक श्वासन वर्णक जिसे हम होम्योग्लोबिन बोलते हैं वो होता है और वो बहुत ही ऑक्सीजन के प्रति आकर्षक होता है और ये लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चों आपका, what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के संबंध में स्थलीय जीव को जलीय जीव की तुलना में क्या लाभ है? तो बच्चों बेसिक लाभ ये है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी कम अमाउंट में होती है, जिस वजह से जब रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो काफ़ी फास्टर हो जाता है, किसमें, जो एक्वेटिक एनिमल या जलीय जीव होते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी उनके आसपास होती है, यानी वातावरण में काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो वो थोड़ा आराम से ब्रीथिंग रेट देखने को मिलता है हमें बच्चों। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही एक बेसिक डिफरेंस है और यही एक एडवांटेज है जो एक्वेटिक एनिमल्स की जगह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को मिलता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? यानी विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न तरीके बताने हैं बच्चों आपको। तो बेसिक स्टेप ये है कि जो ग्लूकोज है वो ऑर्गेनिज्म में पायरुवेट में टूटेगा और 3 जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उसका एक पायरुवेट बनता है बच्चों, क्योंकि 3 यौगिकों से बना होता है ये। अब फर्दर ब्रेक डाउन होता है वो डिफरेंट वेज में होता है बच्चों। कैसे? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के अभाव में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये आप देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। अब इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, वैवीय श्वसन या अवैवीय श्वसन हम इसको कह देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, वैवीय और अवैवीय श्वसन इसे हम कह देते हैं। और एक होता है आपका ऑक्सीजन की कमी में बच्चों। ये 3 चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? यानी मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है ब्लड में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है लंग्स में से और अलग अलग जगहों पर रिलीज कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होती है, देयरफॉर ये ट्रांसपोर्टेड हो जाती है बॉडी के अलग अलग टिश्यू में इन द डिजॉल्व फॉर्म ब्लड प्लाज्मा में, और फिर लंग्स से डिफ्यूज होकर के वापस आ जाती है कहाँ पे, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें, और फिर रिलीज हो जाती है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये इसका एक बेसिक प्रोसेस और आंसर डिटेल आप देख ही रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स फॉर टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? यानी गैसों के आदान प्रदान के क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए मनुष्य में फेफड़े को किस प्रकार डिजाइन किया गया है? तो इसका भी बेसिक आंसर है बच्चों कि विद इन द लंग्स द एयर पासेस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई, which in turn from bronchioles. A bronchiole terminates in balloon-like structure called alveoli. The alveoli present in the lungs provide maximum surface for exchange of gases. The alveoli have very tiny, thin walls and contain an extensive network of blood vessels to facilitate exchange of gases. यानी जो एयर पैसेज है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है और वो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में और ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई में विभाजित होता है। और वो जो एल्वेलाई है वो एक गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है जहाँ पे मैक्सिमम सरफेस एरिया हमारे पास होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यानी गैसों के आदान प्रदान करने के लिए। अब जो पतली पतली दीवारें होती हैं उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किसका, जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त के उत्तक होते हैं या फिर रक्त वेसल्स होते हैं उनका, ये क्या करती है, व्यापक रूप से गैसों के आदान प्रदान में सुविधा दिखाती है। रक्तवाहिकाओं के द्वारा ये एक्सचेंज हो जाता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।